Hello friends, welcome back in my new video and myself SK Agrawal, and now in this video we will talk about next topic cellular respiration। और सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ साथ अपन देखें कि इसमें जितने भी पाथवे हैं उन सभी पाथवे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं। तो इसे तो अपन कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन अपन देखें सेल लेवल के ऊपर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण से केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। केमिकल एनर्जी के रूप में यहाँ पर होगी एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में वर्क करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की टर्म जहाँ भी यूज में आती है तो वो टर्म यूज में आता है इन ए सेल या इन ए सेल। सेल के अंदर अपन देखें तो वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर बनती क्या है, एनर्जी बनती है। इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन लेवल के ऊपर अपन देखें, इसमें ब्रेक किसका ब्रेकडाउन होता है, ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है सेलुलर रेस्पिरेशन के उसकी अपन बात करें ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जो पाथवे जो है सबसे पहला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पर बनेगा पायरुवेट। यहाँ पर पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के अंदर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर बनता है दो मॉलिक्यूल जो है वो CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है, या फिर अपन कहें CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, और यहाँ से क्या बनेगी, एनर्जी, और यहाँ से भी एनर्जी। अब यहाँ पर अपन कहें इसके साथ साथ में एक सेकेंड फॉर्म एनर्जी की बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं, NADH2 और FADH2। ये डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की थर्ड पाथवे जिसे अपन कहते हैं ETS पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और यहाँ से इनके द्वारा क्या प्रोड्यूस की जाती है, ATP प्रोड्यूस की जाती है। और लास्ट में ओवरऑल अपन देखें कि ग्लूकोज से क्या बनती है, ATP बनती है। और ATP जो है वो क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो यह रेस्पिरेशन किसी सेल के साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर होने वाला एक रेस्पिरेशन है। और इसके अंदर देखा जाए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जो ATP के रूप में प्रोड्यूस की जाती है। और ATP जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है या एनर्जी करेंसी होती है उसकी, जिसके कारण से वो सर्वाइव कर सकता है। जितने भी उसके जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो सभी मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो कहाँ से सर्वाइव होते हैं या कैसे सर्वाइव होते हैं, तो वो ATP डिपेंडेंट सभी पाथवे सर्वाइव होते हैं। तो ये ATP डिपेंडेंट पाथवे है। आगे अपन देखें कि इसमें जो पहला पाथवे है जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उसमें पहला पाथवे कौन सा आएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी अपन जो बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे, वो आज का अपना पाथवे आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। जैसे आगे अपन देखें कि ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसको पहला पाथवे अपन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे,
और ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसी को अपन दूसरा नाम से बोलते हैं EMP पाथवे। और EMP पाथवे यहाँ पर आ जाएगी, जो इसकी डिस्कवर किया गया है उनके जो साइंटिस्ट के नेम हैं उनके आधार पर इसे EMP जो पाथवे है उसको बोला जाता है, क्योंकि इसके डिस्कवर जो की गया है उसको 3 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था या पाथवे दिया गया था, जिसे अपन कहते हैं एम्डन, मेयरहोफ एंड परनस। तो यहाँ पर जो EMP पाथवे है यहाँ पर अपन कह सकते हैं एम्डन मेयरहोफ पाथवे। इसी का क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस का एक अल्टरनेटिव नाम अपन जानते हैं, और ये जो नाम इनके साइंटिस्ट के बेसिस पर दिया गया है। आगे अपन देखें कि ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है वो कहाँ पर सर्वाइव होता है या कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह पाथवे प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट पाथवे होता है, क्योंकि यह पाथवे एक इवोल्यूशनरी के दौरान डेवलप हुआ पाथवे है। इवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुआ एक पाथवे है जो सभी प्रोकैरियोट्स से लेकर हायर यूकैरियोट्स तक सभी पाथवे के अंदर देखने को या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलने वाला एक बेसिक पाथवे है। इसके अलावा यह इट प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड कंडीशन, यह जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो दोनों कंडीशन में पॉसिबल है कि ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या तो वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो। तो दोनों कंडीशन के अंदर यह पाथवे देखने को मिलता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक पाथवे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो। इसके अलावा देखा जाए इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इसके नाम से ही है ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पर अपन देखें ग्लाइको और लाइसिस। यहाँ पर अपन देखें ग्लाइको का मतलब यहाँ से लिया गया है किसी भी कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज प्लस लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है यहाँ पर स्प्लाइट या ब्रेकडाउन करना। किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ब्रेक किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और लास्ट में ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट के अंदर। तो 3 कार्बन का जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनता है उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। इस पाथवे के अंदर काफ़ी एंजाइम्स जो हैं वो 1 बाय 1 यूज में आते हैं। इसका मतलब सीधे से कह सकते हैं ये साइक्लिक पाथवे अपन ना बोलकर इसको एक पाथवे अपन बोले ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसे पायरुवेट में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है। और पायरुवेट जो है उसका जो पाथवे है वो डिपेंड करेगा 2 प्रकार से, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जाएगा क्रेब्स साइकिल या माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। या फिर अपन कहें अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कहाँ पे रहेगा, ये साइटोप्लाज्म में रहेगा। और साइटोप्लाज्म में इसका क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन होने से हो सकता है इसका किसका फॉर्मेशन करे, ये या तो लैक्टेट का फॉर्मेशन करे या फिर ये किसी अल्कोहल का फॉर्मेशन करें, अल्कोहल का फॉर्मेशन करें। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये कौन सा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके अंदर
जो पायरुवेट है उसका फॉर्मेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा, इससे पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे लैक्टेट और एल्कोहल। यहाँ पर अपन देखें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, रेस्पिरेशन हो, एरोबिक, तो यहाँ पर ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, या अपन कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में से जाएगा ईटीएस में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पर ईटीएस प्रेजेंट है, और वहाँ से फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाएगा, एनर्जी एक्ट एज एटीपी के रूप में निर्माण किया जाएगा। आगे अपन देखते हैं, तो ये इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। तो ये आ जाएगा इसका ग्लाइकोलाइसिस। अपन आरबीसी के अंदर देखें, इन आरबीसी ओनली एनर्जी सोर्स ओनली एनर्जी सोर्स देखा जाए तो पाथवे कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। हालांकि जो अपन कहें आरबीसी है, आरबीसी में इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवे कुछ होते नहीं हैं, तो वहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी एक स्टेप जो है वो स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है कि यहाँ विदाउट एनर्जी प्रोडक्शन किए ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया जाता है। तो आगे अपन बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि आरबीसी जो है वैसे देखा जाए कैसी होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, या आरबीसी के अंदर कैसी कंडीशन है, एनएरोबिक कंडीशन है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो तो किस पे प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ में टाइट बाइंडिंग है। तो उस कंडीशन में अगर एनएरोबिक कंडीशन भी देखने को मिलती है तो भी उसके अंदर कौन सा पाथवे चल सकता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो चल सकता है। इसके अलावा अपन देखें, किसी भी फ्रूट्स की बात करें या फ्रूट्स के इंटीरियर पाथवे की बात करें, कि कोई भी ऐसा पार्ट हो फ्रूट का, इंटीरियर साइट हो, या फिर अपन कहें स्टेम का क्या हो, पिथ हो, पिथ भी एकदम इंटीरियर पार्ट है स्टेम का। सेम इसी प्रकार से अगर फ्रूट का इंटीरियर पार्ट हो तो वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो ऐसी कंडीशन में को क्या होगा, वहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होने लगेगी, और एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगी तो इनके अंदर कौन सा पाथवे पाया जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपन देखें, जैसे ब्रेन के अंदर भी जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, बाई ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। तो ब्रेन है उसमें भी ग्लूकोज के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और किस पाथवे के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ग्लूकोज के द्वारा। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जो जनरली सभी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एक ऐसा पाथवे है जो किसी भी कंडीशन में आप इसे ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, तो वहाँ से सबसे इनिशियल पाथवे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। तो अपन इसे कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में यूजेबल एंजाइम हमेशा ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के एंजाइम्स की, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्ले होगा तो उसके साथ में इसमें प्रेजेंट होने वाले सभी एंजाइम भी ज़रूरी होंगे। और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये किससे बनेंगे, जीन से बनेंगे, और ये जीन क्या होंगे, हमेशा एक्सप्रेस होते रहेंगे। तो ये ऑलवेज एक्सप्रेस
ये हमेशा क्या होंगे, एक्सप्रेस होते रहेंगे। और जो भी जीन हमेशा एक्सप्रेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज आने वाले सभी एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनकी हमेशा आवश्यकता होती है, हमेशा उनकी नीड होती है, और इसीलिए उनके जीन जो है वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। इसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस को मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो जीन हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, कि अपने घर को मेंटेन करने के लिए हमेशा उन जीन को एक्टिव रहना पड़ता है। आगे अपन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जैसे फर्स्ट स्टेप अपन देखें, जैसे आपने सबसे पहले डाइट ली है, डाइट में से कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तो कौन से ऐसे पाथवे होंगे या कौन से ऐसे रिसेप्टर होंगे जो ग्लूकोज को अंदर की तरफ अपटेक करके जाएंगे, तो उसे अपन कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इसे अपन कह सकते हैं तो ये इसका क्या है, एक कहें अपन इसका कैरियर है या ट्रांसपोर्टर है, जिसे अपन कह सकते हैं ग्लूट, या फिर अपन कह सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसके द्वारा ग्लूकोज को अंदर की तरफ अपटेक किया जाता है। इस प्रकार से ये ग्लूकोज को अंदर लेके आता है। ग्लूकोज को जैसे ही अंदर लेके आया जाता है तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्लस मैग्नीशियम आयन या मैग्नीशियम जो आयन है उसकी प्रेजेंस में अपन देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इसके चार्ज कैसे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, इसलिए ये सेल के अंदर आ गया। जैसे ही ग्लूकोज अंदर आया, आते हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है एक आयनिक चार्ज मॉलिक्यूल के रूप में। अब ये जो आयनिक चार्ज मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये वापस से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर आपको ग्लूकोज को एक्यूमुलेट करना है या इकट्ठा करना है सेल के अंदर, तो सबसे पहले ग्लूकोज की जो इनएक्टिव स्ट्रक्चर है या ग्लूकोज के जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है उसे आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद में आयनिक स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती और इसे बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर स्टोरेज कर लिया जाता है, या फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब इसका पाथवे अगर अपन देखें कि यहाँ से ये जा सकता है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक अपन कहें कि यहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा तो ये किसका प्रिकर्सर है, ग्लाइकोजन का। इसका मतलब अगर एक्सेस अमाउंट इसकी होगी ग्लूकोज की तो यहाँ पर ये सिंथेसिस कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन। इसे ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन को क्या कर लिया जाएगा, स्टोरेज, इसे स्टोरेज कर लिया जाएगा। अगर यही पाथवे किस में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस पाथवे को लेके जाया जा सकता है जो अपन कह सकते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकता है
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसके अंदर भी एंटर हो सकता है। तो ये इसके जो टारगेट डिसाइड हैं या इनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि ये कौन से पाथवे में एंटर करेगा। लेकिन सभी पाथवे में एंटर करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि जो ग्लूकोज आया है उसे आयनिक फॉर्म के अंदर क्या किया जाए, इसे कन्वर्ट किया जाए ताकि वो वापस से रिटर्न बाहर आउट की तरफ ना जा सके। तो ये इसका पहली स्टेप है। इसकी ये वाली स्टेप है, इस स्टेप को कंट्रोल किया जाता है कहाँ पे, लीवर के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है लीवर के अंदर कि यहाँ पर हो सकता है ग्लूकोज की अमाउंट कम है या ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल किया जाएगा वो किया जाएगा लीवर के अंदर। लीवर के अंदर या तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या जैसे ही अपने को लगता है लीवर के अंदर कि इसकी अमाउंट कम है, ग्लूकोज की अमाउंट कम है, तो लीवर के अंदर कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा कि जो ग्लूकागोन हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज किया गया है, ये पैंक्रियाज के द्वारा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन के ऊपर अटैक करेगा और ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, जिसके कारण से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेप है या जो कंडीशन है इसको मेन कंट्रोल कौन करता है, लीवर कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पर अपन कह सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक रेगुलेटरी ऑर्गन है जो मेटाबॉलिक पाथवे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्लाइकोलाइसिस की अपन स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, और फर्स्ट स्टेप जो है उसमें अपन देखते हैं जैसे ग्लूकोज जो है वो अभी कन्वर्ट किस में हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, हेक्सोकाइनेज, और इसके साथ में एज ए कोफैक्टर जो है वो यूज में आता है मैग्नीशियम। जैसे अपन यहाँ पर देखें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं इस प्रकार से, और यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज फर्स्ट इसका रेगुलेटरी एक हार्मोन है, मतलब या कहें अपन एंजाइम है, और रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल एक स्टेप है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा इस प्रकार से। यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो बाइंड हुआ है, ये फॉस्फेट कितने कार्बन नंबर पर, 6 कार्बन नंबर पर, इसलिए अपन इसे कह रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर अपन कह सकते हैं जैसे इस प्रकार से ये फॉस्फेट है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज मॉलिक्यूल होने के कारण से मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है, कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसीलिए अपन कहते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को अगर अपन क्या लगाते हैं, ग्लूकोज ड्रिप, ग्लूकोज ड्रिप जो लगाते हैं अपन, वो किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर अपन इसी ड्रिप को इस फॉर्म में लगाएं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में लगाएं, एक तो इस कंडीशन में लगाएं और एक इस कंडीशन में लगाएं, तो एक स्टेप अगर कम लगा के अपन लगाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि एक स्टेप जो एनर्जेटिक स्टेप है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ से अपन इजीली इस स्टेप में लगा सकते हैं ग्लूकोज को। लेकिन होगा क्या कि इसे बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, सेल्स क्या कर लेगी, इसे तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण से नॉट एब्जॉर्ब, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज तक अपन ने इस प्रकार की ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन पहले CSIR नेट में पूछा भी जाता था या पूछा भी गया है कि जैसे आप किसी पेशेंट को आप ड्रिप लगाते हो तो ड्रिप के अंदर ग्लूकोज फॉर्म के अंदर यूज़ में लेते हो, तो क्यों ना एक स्टेप आगे अपन यूज़ में लें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज़ में लें ताकि एनर्जी का वेस्ट ना हो। क्योंकि इसके अंदर इस स्टेप में अपन देखें तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो ATP के रूप में क्या होती है, यूज में आती है इस प्रकार से, और यहाँ पर ADP बनता है, और जो फॉस्फेट निकलता है वो यहाँ पर 6 नंबर कार्बन के आकर अटैच हो जाता है। और ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है वो किस में होता है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होता है। इस प्रकार से ये जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए कभी भी ग्लूकोज की ड्रिप है वो इस फॉर्म में नहीं देते अपन, हमेशा इसी फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में आप एब्जॉर्ब कर सकते हो अपनी सेल्स, और इसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये थी इसकी अपनी फर्स्ट स्टेप। अब अपन बात करते हैं हेक्सोकाइनेज की। इसमें से फर्स्ट एंजाइम जो है वो कौन सा आ जाएगा, हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज जो स्टेप है वो एक इरिवर्सिबल प्रकार की स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप। इसके अलावा ये जो एंजाइम है ये एक डाइमर होता है। डाइमर सब यूनिट से बना हुआ एंजाइम होता है। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो अप्रोक्स 100 किलो डाल्टन होता है। इसका मतलब अपन कहें प्रत्येक जो सिंगल सब यूनिट है वो कितने की होती है, सिंगल सब यूनिट 50 किलो डाल्टन की होती है। तो ये तो थी इसकी डाइमेरिक सब यूनिट। ये हमेशा वैसे देखा जाए तो होमोमेरिक होता है, मतलब दोनों सब यूनिट क्या होती हैं, दोनों सिमिलर प्रकार की सब यूनिट होती है। आगे अपन देखें इसके टाइप्स, अगर अपन देखें किसमें, मेमेलियन सेल्स में अगर इसके टाइप्स देखा जाए तो ये आइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो 4 टाइप्स के होते हैं। इसके 4 प्रकार के टाइप्स देखने को मिलते हैं। इनमें से अगर अपन देखें, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे पहले, एक बार ये बताऊँ आपको मैं कि इसकी जो सिंगल यूनिट 2 होती है और प्रत्येक सिंगल यूनिट का चार्ज होता है वो 50 किलो डाल्टन होता है। इसमें से टाइप्स अगर अपन देखें तो इसमें से टाइप सेकंड या बी, इसमें दोनों सब यूनिट क्या होती है, इसकी फंक्शनल एक्टिव साइट होती है। बोथ सब यूनिट हैव एक्टिव साइट
इसका मतलब इसमें वैसे देखा जाए तो डाइमर जो है उनमें से एक यूनिट क्या होती है, हमेशा फंक्शनल होती है, लेकिन एक्सेप्शन किसका है, टाइप सेकंड जो है उसमें दोनों सब यूनिट कैसे होती है, एक्टिव होती है। आगे अपन टाइप का बात करें तो टाइप फर्स्ट, इसमें टाइप फर्स्ट को अपन बोल सकते हैं या ए के द्वारा अपन डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को अपन देखें, ये प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ मेमेलियन की सभी सेल्स में प्रेजेंट एंजाइम है। इसके अलावा ये जो एंजाइम है वो कैसा है, हाउस कीपिंग एंजाइम है, मतलब हमेशा एक्सप्रेस होने वाला एंजाइम है, क्योंकि सभी सेल्स में एक्सप्रेस होता है। तो एक किस प्रकार का एंजाइम है, हाउस कीपिंग प्रकार का एक एंजाइम है। इसके अलावा ये जो एंजाइम है नॉट अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण से भी अफेक्ट नहीं होता है, या फिर अपन कहें हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से भी सिर्फ इस एंजाइम के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। या फिर अपन कहें मेटाबॉलिक चेंजेस हो चाहे, तो भी इसमें किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आगे अपन देखें सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का जो एंजाइम है, इसी का टाइप जो है वो एक अपन कहें रेगुलेटरी आइसोफॉर्म है, एक रेगुलेटरी प्रकार का आइसोफॉर्म है। इसके अलावा मैंने अब आपको बताया भी, इसकी दोनों सब यूनिट है, बोथ सब यूनिट हैव एक्टिव साइट, इसकी दोनों सब यूनिट है वो एक्टिव साइट रखती है। इसके अलावा अपन बात करें, यह है मसल्स एंड हार्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपन देखें कि ये कंडीशन देखी गई है कि ये इंक्रीज इन मैनी कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स में इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा वैसे इसकी लोकेशन देखी जाए, लोकेटेड एट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण से ये इजीली एटीपी को क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट पास पे कौन बैठा है, कि एंजाइम बैठा है, कौन सा, टाइप सेकंड का हेक्सोकाइनेज टाइप सेकंड। और वो क्या करता है, इजीली माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को अपटेक कर लेता है, और एटीपी को प्रेजेंस के कारण से ये उसको फॉस्फेट को यूज में लेते हुए फॉस्फेट को ऐड कर देता है किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब थर्ड प्रकार का देखें, टाइप थर्ड। इसकी कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो एंजाइम है इनहिबिटेड बाय
ग्लूकोज लेवल एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये ग्लूकोज के द्वारा इनहिबिट किया जाता है कौन सी? फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन पर। फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन कि ये ग्लूकोज के द्वारा ही इसको क्या किया जा सकता है? इनहिबिट किया जा सकता है। अब अपना जो फोर्थ टाइप का अपन देखें, सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार का जो टाइप है वो आ जाएगा फोर्थ। अपन बात करते हैं टाइप फोर्थ। ये जो एंजाइम है वो टाइप फोर्थ प्रकार का है, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। सेम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की है? हेक्सो काइनेज प्रकार की इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। इसको किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो रिकॉग्नाइज किसको करता है? ग्लूकोज को करता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? तो वैसे जनरल देखा जाए तो लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज को सबस्ट्रेट के रूप में कब यूज में लेता है? जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आवश्यकता से अधिक हो। ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई कंपेयर टू 100 टाइम। नॉर्मल जो है उससे 100 टाइम मोर हो या कंपेयर टू 100 टाइम मोर। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक हो जाए किसके अंदर? ब्लड के अंदर। उस टाइम पर कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? ग्लूकोकाइनेज। इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो काइनेटिक्स में भी किस प्रकार का है? डिफरेंट है। काइनेटिक्स में किस प्रकार का है? ये डिफरेंट है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के साथ ये एफिनिटी क्या करता है? एफिनिटी कैसी है इसकी? लो एफिनिटी है। लो एफिनिटी है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एम क्या है? अधिक है। अगर इसके काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्लूकोज की एफिनिटी क्या है? ग्लूकोज के साथ में एफिनिटी काफ़ी वीक है। वीक का मतलब अपन सीधा से कह सकते हैं जब ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड के अंदर आवश्यकता से 100 टाइम अधिक हो तो ही ग्लूकोज को ये क्या कर सकता है? एक्ट एज ए सबस्टेंस के या सबस्ट्रेट के रूप में यूज में ले सकता है और ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पर अपन कहें इसकी एफिनिटी क्या है? कम है। क्यों? एफिनिटी कम होगी तो अधिक कंसंट्रेशन क्या हो सकता पड़ेगी इसे। दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा एफिनिटी लो होगी उतनी ही केएम क्या होगी? अधिक होगी। सेम इसी प्रकार से अगर अपन काइनेटिक्स किसकी देखें, ये काइनेटिक्स जो है वो किसकी देखते हैं अपन? हेक्सोकाइनेज की देखते हैं। तो एफिनिटी जो ग्लूकोज के साथ है, एफिनिटी विद ग्लूकोज, तो एफिनिटी क्या है यहाँ पर? हाई है। अगर हाई एफिनिटी है मतलब अगर थोड़ा भी ग्लूकोज अवेलेबल होता है सेल के अंदर या ब्लड के अंदर तो उसको ये ब्लड से अपटेक कर कर सेल के अंदर किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अगर अवेलेबल हुई तो उसको भी ये अपटेक एफिनिटी के साथ मतलब अपने साथ बाइंड कर कर उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। इसी प्रकार से अपन इसकी केएम की बात करें तो केएम क्या होगा? इसका लो होगा। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो है ग्लूकोकाइनेज ये इससे काफ़ी डिफरेंट है। एफिनिटी है वो लो होती है, केएम जो है वो क्या है? अधिक है। तो ये इसके बारे में मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें
कि जो ये एंजाइम जो है वो कैसा है, सभी जो इसके टाइप्स हैं वो टाइप्स कैसे थे, मैंने अभी आपको बताया, डाइमर प्रकार के टाइप थे, या मोनोमेरिक अपन कह सकते हैं, 2 सब यूनिट थी मोनोमेरिक, यहाँ पर डाइमेरिक सब यूनिट थी। लेकिन ये जो एंजाइम है ये ओनली मोनोमेरिक, ये कैसा एंजाइम है, ये एक मोनोमेरिक एंजाइम है जिसका अपन मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोनोमेरिक के एंजाइम का मोलिकुलर वेट कितना बताया था मैंने आपको, 50 किलो डाल्टन। तो ये इसका मोलिकुलर वेट है। इसके अलावा इसका जो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एलोस्टेरिक एंजाइम प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी है। एलोस्टेरिक जो टर्म है वो बार बार में आता है, तो आप अगर माइंड में आपके क्वेश्चन जनरेट होता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम किसे कहते हैं, तो एलोस्टेरिक एंजाइम किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा एंजाइम हो जिससे एक से अधिक साइट प्रेजेंट हो, जिसमें से कुछ साइट जो हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो, कुछ जो साइट है वो कैसी हो, रेगुलेटरी साइट हो। रेगुलेटरी साइट 2 प्रकार की होती है, या तो वो किसी पॉजिटिव एक्टिवेटर से बाइंड हो या फिर वो किसी इनहिबिटर से बाइंड हो। तो इस प्रकार के जो भी एंजाइम्स होते हैं जिनमें 2 प्रकार की साइट होती है, एक तो कैटालाइटिक साइट और एक होती है रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट में भी 2 टाइप्स, वन इज़ एक्टिवेटर साइट एंड सेकेंड इज़ इनहिबिटर साइट्स। तो ऐसे जो भी एंजाइम्स हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस के द्वारा एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं उनको इनहिबिट हो सकते हैं, तो वो एंजाइम कैसे होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम, तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो कैसी है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। और इसका जो इनहिबिटर है वो किस प्रकार का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर इसकी कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो ये क्या करता है, इसी के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और ये इसको क्या करता है, सप्रेस करता है। तो ये वैसे देखा जाए तो क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन यही प्रोडक्ट इसको जाकर अगर सप्रेस करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। तो ये किस प्रकार का रेस्पॉन्स शो करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन शो करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो ख़ास तौर से देखा जाए तो एटीपी वगैरह का कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार की अगर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है तो इसमें जो एक्टिवेटर हैं, जो हेक्सोकाइनेज हैं या ग्लूकोकाइनेज हैं, इनका एक्टिवेटर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एएमपी का लेवल क्या हो, अधिक हो। इसका मतलब एनर्जी की क्या है, यहाँ पर डेफिशिएंसी है, और एनर्जी की यदि डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक्ट एज ए, ये किसके रूप में वर्क करेगा, एक्टिवेटर के रूप में वर्क करता है। इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर क्या करें, एटीपी। जब एटीपी का लेवल आवश्यकता से अधिक अवेलेबल है तो ग्लूकोज को क्यों तोड़ा जाए, इसका मतलब ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है और रेगुलेटरी एक स्टेप है, इरिवर्सिबल स्टेप है। अगर एटीपी पहले से सेल्स में अवेलेबल है और एटीपी का लेवल आवश्यकता से अधिक है तो ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए एटीपी जो है वो किस पे बाइंड होता है, इस एंजाइम के ऊपर जाकर बाइंड होता है, किस पे, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। इसके ऊपर जैसे ही जाके बाइंड होगा तो एटीपी को ब्रेकडाउन, मतलब एटीपी बाइंड होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये एक्ट एज ए किसके रूप में बाइंड काम करता है, इनहिबिटर के रूप में काम करता है। इसी के साथ साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन आवश्यकता से अधिक हो गया है तो भी क्या होगा, जब आगे पाथवे चल ही नहीं रहा है और सेकंड जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसकी कंसंट्रेशन इकट्ठी होती जा रही है, तो क्या होगा, उसको आगे की तरफ रोक दिया जाए। मतलब पीछे वाले को अगर अपन ग्लूकोज को रोक दें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तब तक रोके रखें जब तक कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम ना हो जाए। तो ये भी किसके साथ बाइंड हो सकता है, इस एंजाइम के साथ में बाइंड हो सकता है और इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, हेक्सोकाइनेज की तरह। हेक्सोकाइनेज को भी इनहिबिट करता है।
तो ये दोनों कैसे हैं, उसके इनहिबिटर हैं और ये इसका क्या है, एक एक्टिवेटर है। तो इस प्रकार से इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो है इस फर्स्ट एंजाइम के बारे में। आगे अपन देखें कि ये जो मोनोमेरिक एंजाइम है, कौन सा, ग्लूकोकाइनेज, प्रेजेंट कौन से ऑर्गन के अंदर देखने को मिलता है, लोकेटेड इन, एक तो मैंने आपको बताया है लीवर, लीवर के अलावा अगर इसे देखा जाए तो ये देखना मिलता है पैंक्रियाज के अंदर, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल्स के अंदर भी इस प्रकार के जो एंजाइम्स हैं ग्लूकोकाइनेज वो देखने को मिलता है। पैंक्रियाज की मैंने आपको बता ही दिया, पैंक्रियाज के खास तौर से जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोकाइनेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है लीवर, पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस, स्मॉल इंटेस्टाइन और एंडोक्राइन जो सेल्स हैं। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की अपन बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंजाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एंजाइम्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं उन सभी एंजाइम्स के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो ये अपना एक छोटा सा पार्ट है